हेलो। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, हमारी ये क्लास की शुरुआत हो चुकी है और आप लोगों से हमने आप पहले ही कहा था कि हमारी लाइव क्लास पूरा सेट है। और चूंकि अब हम लाइव क्लास देने के लिए भी एकदम से तैयार हैं। और अभी पिछले 2-4 दिन हमने क्लास नहीं दिया तो क्योंकि हमारी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, काफी ज्यादा। यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन में भी, तो उनकी भी मैंने क्लास बंद कर रखी थी और इसलिए मैं आप लोगों से लाइव क्लास नहीं मिल पाया। तो अब आप लोग घबराएंगे नहीं। आपको डेली 8:15 पर, 8:15 डेली आपको जियोग्राफी की क्लास मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, जियोग्राफी की क्लास आप लोगों को मिलने वाली है। और यूपीएससी के लिए, खास तौर पे यूपीएससी के लिए। तो आज की ये जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बर्थ ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्लास आज लेक्चर लेंगे और आज का ये जो क्लास है काफी शानदार होने वाला है। ये क्लास हो सकता है कि आपके लिए पहली क्लास हो जाए। तो आप लोगों में से जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास नहीं पढ़े हैं या फिर आप पहली बार इस यूट्यूब पर चैनल पर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अंत में चलते चलते आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छा लगेगा ये क्लास, निश्चित रूप से। तो हमारा उद्देश्य जो है, हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों तक एक बेहतरीन क्वालिटी की वीडियोस पहुंचे, एक बेहतरीन क्वालिटी के मैटर्स पहुंचे, कंटेंट पहुंचे, ताकि आप अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर सके, आप अपनी एग्जाम्स को क्लियर करने में आश्वस्त हो सके, आप अपनी परीक्षाओं को पास कर सके। तो आज इसी पर हम शुरू करते हैं ये क्लास, जो हमारी यूपीएससी के लिए है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ध्यान में रखेंगे, एनसीईआरटी आधारित हम क्लास लेकर के आए हैं यूपीएससी के लिए। इसमें एनसीईआरटी तो हम आपको देंगे ही देंगे, एनसीईआरटी की जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें तो समझाएंगे ही समझाएंगे। इसके अलावा यार, आप लोग ध्यान रखो और मजे से चलो, शुरू करते हैं। और ध्यान में रखिएगा, क्लास निश्चित रूप से बहुत बहुत शानदार होने वाली है। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप 15 से 20 मिनट तक क्लास पढ़ो और अगर मजा नहीं आता है तो फिर बताना। ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, मैं क्लास की शुरुआत करूँ इससे पहले एक छोटी सी कि इसी टॉपिक की एक छोटी सी शायरी है और उसी शायरी में पूरी क्लास दूर तक खिल गया, पहला फूल खिल गया, पहला फूल खिल गया, एक चिंगारी थी, और कुछ रंग तारों की महफिलें, गैलेक्सी गैलेक्सी भी बनेंगे हमारी हिसाब से अब रख के बनाइए सर। डेली
वो है यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं ब्रह्मांड की सत्र का नाम है और इसी सत्र की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सुनते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और आप पेन और कॉपी भी लेकर के बैठ सकते हो, अगर पेन और कॉपी नहीं लेकर के बैठ कोई बात नहीं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पढ़ने की है, बस सुनने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, दिमाग में आपके फिट करना है तो फिर बताना है। ठीक है, देखो भाई सबसे पहली बात हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अनेक विचार दिए, बहुत सारे लोगों ने अनेकों विचार दिए। कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ लोगों ने कहा कि बिग बैंग हम इसी की बात करेंगे, इससे हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे और इसके आपको बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत, कई लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई जैसे जार्ज लेमेंटेयर ने कहा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट सिद्धांत के आधार पर हुआ, तो अलेन गुथ ने कहा कि नहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्फीति सिद्धांत के आधार पर हुआ। लेकिन वही थॉमस गोल्ड, हरमन बांडी और फ्रेड हायल ने कहा कि नहीं भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति साम्यावस्था सिद्धांत के आधार पर हुआ। क्या है ये साम्यावस्था सिद्धांत, क्या है स्फीति सिद्धांत, क्या है महाविस्फोट सिद्धांत और क्या है ये दोलन सिद्धांत जिसको देने वाले आर्थर एडिंगटन है, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और समझाएंगे आपको। आज की ये क्लास बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही शानदार रहने वाली है। एनसीईआरटी आधारित भी ये क्लास रहेगी और आपको बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसमें ये जितने भी सिद्धांत हैं, इन सारे सिद्धांतों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो है महाविस्फोट सिद्धांत। आज पूरी दुनिया मानती है, आज 90% लोग मानते हैं, 95% लोग मानते हैं, 99% लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट सिद्धांत से हुई है। तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं आज की अपनी ये क्लास और ये सवाल। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये कहा गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सारे लोगों ने विभिन्न प्रकार की बातें कहना शुरू की। इसी में एक आया बिग बैंग सिद्धांत और इसी को बिग बैंग सिद्धांत को ही हम विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं, क्योंकि ये विस्तार हो रहा है। अभी कैसे होगा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसी को इसको देने वाले कौन थे, जार्ज लेमेंटेयर। जो जार्ज लेमेंटेयर जो आपके खगोलविद हैं, वही इस सिद्धांत को दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वह बिग बैंग सिद्धांत हुआ है या फिर महाविस्फोट। चलो आपको हम आते हैं हो जाओ तैयार मेरे साथियों, और फिर ना मिलेगा मौका, फिर ना मिलेगा हम, फिर ना मिलेंगे आप। तो सबसे पहले जार्ज लेमेंटेयर साहब ने कहा बिग बैंग सिद्धांत के पहले था बस एक परमाणु था। मैं यहाँ पर छोटा सा एक बिंदु बना रखा हूँ, देखो आप ऐसे इनका लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इतना छोटा था, इतना छोटा था, इतना छोटा था, इतना छोटा था कि आंखों से भी नहीं दिखाई देता था ठीक से। तो उसी को उन्होंने कहा था परमाणु। और ध्यान में रखना इसमें क्या था, इसका आयतन बहुत कम था। आयतन तो बहुत कम था, बहुत कम था आयतन। आयतन देखो मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूं, आयतन अत्यंत कम है ना, आयतन अत्यंत, आयतन अति सूक्ष्म, चलो अति सूक्ष्म कर दिया, आयतन अति सूक्ष्म है। इन्होंने कहा कि भाई आयतन जो था वो बहुत ही सूक्ष्म था, बहुत छोटा सा था, ऐसे समझो।
फिर इसके बाद कहा गया लेकिन कि इसमें आयतन तो बहुत सूक्ष्म था, बहुत कम था, लेकिन इसका तापमान जो था, तापमान और घनत्व, समझते रहना ध्यान से, तापमान और घनत्व, तापमान और घनत्व बहुत अधिक था, अत्यंत था। या अनंत था, आप अनंत लिखो ज्यादा समझ में आएगा। अनंत, अनंत, जिसको मापा नहीं जा सकता, मतलब इतना ज्यादा था, अनंत। ठीक है, कहा गया कि भाई कि ये जो छोटा सा परमाणु था वो बहुत छोटा सा था, उसका आयतन बहुत कम था, मतलब लंबाई चौड़ाई नापेंगे तो बहुत तनी से छोटी रहा, लेकिन उसका तापमान, उसमें तापमान इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि जिसको नापा नहीं जा सकता था। और घनत्व भी इतना ज्यादा था, मतलब इतना ज्यादा वो, इतना ज्यादा उसमें ठोस करके ऐसे भरा था, इतना ज्यादा, उतना छोटा सा था कि इतना ज्यादा था कि फिर पूछो मत, उसको भी नापा नहीं जा सकता था। तो तापमान और घनत्व अनंत था, इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। इसी बात को यहां पर समझाया गया। तो लोगों ने बताया, जो महाविस्फोट सिद्धांत की बात हम कर रहे हैं, ध्यान में रखना, महाविस्फोट, 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 ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत, ये महाविस्फोट सिद्धांत है, ध्यान देना भाई। तो इस महाविस्फोट सिद्धांत में यही बताया जा रहा है कि जो पिंड था बहुत छोटा था और इसका तापमान और घनत्व अनंत था। अनंत का मतलब कि जिसकी कोई सीमा नहीं, इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि नापा नहीं जा सकता था, बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो अचानक से इसमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया, अचानक से ये फूट गया, इतना तेज से बोला, इतना तेज से बोला, बराम से, और इतना तेज बोला, इतना तेज बोला कि ये जो छोटा सा पदार्थ था ये टुकड़ों में टूट गया, और टूट करके ये ऐसे ऐसे फैल गया। सोचो कि ऐसे ऐसे ये फैलने लगा। ये छोटा सा जो बिंदु था, मैं इधर बना दे रहा हूं, आप देखो, ये छोटा सा बिंदु जो था ये टूट करके ऐसे ऐसे फैलने लगा, धुआं फेंकने लगा, सब ऐसे गर्दा, धूल, मिट्टी, पता नहीं क्या क्या हो गया भाई, ऐसे ऐसे फैलने लगा। ये देखो, ये देखो भाई, ये इस तरीके से फैलने लगा। और जब ये इस तरीके से फैलने लगा, जब ये फूटा बहुत तेज से, तो इसी को बोलते हैं महाविस्फोट। हाँ, बोलते हैं महाविस्फोट, क्योंकि बहुत तेज ये बोला, ये था महाविस्फोट। आपको समझ में आ गया होगा कि महाविस्फोट क्यों कहते हैं। और ये किसने समझाया, ये समझाया गया बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत, महाविस्फोट सिद्धांत के अंतर्गत। कहा गया कि ये जब जब ये फूट रहा है, अब ये फूटेगा तो ये सब धूल, गैस, पता नहीं क्या क्या, तापमान, ऊर्जा, बहुत सारी चीजें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। जैसे अगर आप लोग मान लो कि कोई चीज लिए हो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ठीक है, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई चीज ले रखा है, आप गेंद हो या कोई भी चीज हो या इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा हो, आप उसको फोड़ो बहुत तेजी से, है ना, पत्थर का टुकड़ा, या फिर आप कुछ मिट्टी का टुकड़ा ले लो, मिट्टी ले लीजिए इतना बड़ा, और है ना, मिट्टी का टुकड़ा इतना बड़ा सा, और उसको खींच करके उस पर मारिए हथौड़े से। आप देखेंगे कि जब वो फूटेगा तो वो फैलता है ऐसे, सब टुकड़े इधर उधर फैलना शुरू कर जाएंगे, टुकड़े भी फैलेंगे और उसमें से धूल के कण भी बहुत महीन महीन गर्दा की तरह उड़ना शुरू हो जाएगा ना, धूल उड़ना शुरू हो जाएगा। वैसे ही यहां पर भी हुआ, जब ये फूटा, ये जब फूटा तो इसमें से बहुत सारा पदार्थ निकला और बहुत तीव्र गति से, अब इसमें इतना सारा निकला, सब धूल के बादल ऐसे इस तरीके से बनने लगे। अब ध्यान देना मेरी बात को, जब ये धूल के बादल, ये इस तरीके से धूल के बादल बनने लगे, अभी ध्यान में रखना, इसी पर निहारिका आपको समझाएंगे हम, निहारिका पर, ठीक है, ध्यान में रखना निहारिका क्या है। तो ये इस तरीके से फैलने लगा और ये आज तक फैल रहा है, आज भी ये फैलता चला जा रहा है, आज भी ये बड़ा होता चला जा रहा है। जैसे ऐसे आप इसको ऐसे समझो, ये ऐसे फैलता चला जा रहा है। देखो अभी इतना था, इतना मैंने बनाया था, इतना चलो इतना बना लिया, इतना था, अब ये क्या हो रहा है, फैल रहा है, आज भी फैल रहा है, देखो ऐसे फैलता चला जा रहा है, ये देखो फैलता चला जा रहा है। आई होप कि आप बात को समझ पा रहे होंगे, देखिए फैलता जा रहा है,
बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? तो ये ऐसे आज फैलता जा रहा है। ये कौन फैलता जा रहा है भाई? ये जो विस्फोट हुआ, और इसी को महाविस्फोट कहते हैं, जो विस्फोट हुआ था, जो फूटा था, और ये फैलता जा रहा है। तो जब ये फैलता जा रहा है, यही जो ये जो बना है फुट करके, ये पूरा जो बना है, इसी को ब्रह्मांड बोलते हैं। ये क्या बन रहा है भाई? ब्रह्मांड। बोलो, बात समझ में आ रही है? ब्रह्मांड। कमेंट करके जरूर बताना ये क्या है? ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड जो अभी इतना छोटा सा था, ऐसे फूटा, और ये आज भी ऐसे फैलता चला जा रहा है। हमने अभी यही आपको समझाया, देखो ध्यान से, यही हमने आपको समझाया कि ये आज भी ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। देखो ऐसे, है ना? आप समझ पा रहे होंगे। देखो ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, आज भी ये फैलता जा रहा है, ऐसे बड़ा होता चला जा रहा है आज भी। देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? देखो आज भी बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कि भाई महाविस्फोट हुआ, अब ये फैलता जा रहा है, इसलिए इसको विस्तारित सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं भाई? महाविस्फोट सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं? इसी को दो तीन नामों से जानते हैं, मैं यहां पर बोल देता हूं, लिख देता हूं। या इसको बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, ये बिग बैंग सिद्धांत हो गया। या इसी को एक नाम से और जानते हैं साथियों, क्या कहते हैं? विस्तारित परिकल्पना। क्या बोलते हैं? विस्तारित। तो आपसे वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि भाई विस्तारित परिकल्पना क्या थी, या बिग बैंग सिद्धांत क्या था, या फिर महाविस्फोट सिद्धांत क्या था। तीनों का मतलब एक ही है। अब तीनों में हमने आपको बताया कि इसमें एक छोटा सा पदार्थ था, और उस पदार्थ का तापमान अत्यंत बहुत ज्यादा था, अत्यंत था, अनंत था, जिसको नापा नहीं जा सकता था, और आयतन उसका अति सूक्ष्म था। उसी में अचानक से विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद वो आज तक ऐसे फैलता चला जा रहा है। जब ऐसे फैलना शुरू हुआ तो इसमें धूल मिट्टी के कण भी सब बनने शुरू हो गए। अब कहानी सुनाते हैं थोड़ा सा, और उसको सुनिएगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा ये, है ना? तो अब इसमें क्या हुआ, जब ये फूट गया और फूट करके ऐसे 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 बढ़ने लगा, और इसी में धूल के कण सब धूल वूल सब बनने लगा। फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप सब क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि मान लो कि आप एक मिट्टी का टुकड़ा ले लीजिए, आप एक मिट्टी का टुकड़ा ले लीजिए, तो मिट्टी के टुकड़े को आप क्या करते हैं, जब फोड़ते हैं तो आप उसमें से धूल वगैरह भी उड़ता है, और छोटे छोटे इतने बड़े बड़े भी टुकड़े हो जाएंगे, इतने बड़े टुकड़े हो जाएंगे, इतने बड़े टुकड़े हो जाएंगे, मतलब ऐसे छोटे बड़े टुकड़े होते रहेंगे, है ना? तो सब एक समान नहीं होते। तो इसमें क्या हो गया कि ऐसे इस तरीके से फैल गया। तो जो धूल के कण फैले यहाँ पर, चलो यहाँ पर समझा देते हैं आपको। जो धूल के कण ऐसे ऐसे इसमें फैले, ये बीच बीच में धूल के कण हो गए। ये धूल के कण जो इसमें बीच बीच में फैले, इस धूल के कण को हमने क्या कहा भाई? ये धूल का कण इस तरीके से फैलता चला गया, ध्यान में रखो। और ये धूल के कण भी इसमें फैले, और धूल के कणों के साथ साथ भाई थोड़े बहुत और भी पदार्थ जो थोड़े से बड़े बड़े कण के रूप में थे, वो भी तो इसमें रहेंगे। तो थोड़ा सा बड़े बड़े वाले कण को भी बना लेते हैं। चलो, तो थोड़े से बड़े बड़े कण भी ऐसे इस तरीके से बनते चले गए। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को एकदम बढ़िया से, अच्छे से, है ना? ऐसे थोड़े बड़े, थोड़े छोटे, थोड़े और बड़े, थोड़े और छोटे, थोड़े बड़े, थोड़े छोटे, थोड़े बड़े, थोड़े छोटे, बड़े छोटे, छोटे बड़े, ऐसे इस तरीके से होता चला गया। आई होप कि आप बात को समझ पा रहे होंगे कि भाई छोटे बड़े किसी भी चीज को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तो उसमें से छोटा टुकड़ा भी निकलेगा, बड़ा टुकड़ा भी निकलेगा, तो ऐसे निकल गया सब, है ना? तो ये इस तरीके से फैलता चला जा रहा था, ऐसे फैलता चला जा रहा था। अब अगली बात सुनते हैं ध्यान से, वो बात को ध्यान दीजिएगा। जब ये इस तरीके से फैलना शुरू हुआ, तो अब यहां पर क्या हुआ कि जब ऐसे 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 फैलना शुरू हुआ, लेकिन काफी करोड़ों वर्षों बाद धीरे 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 इसमें फिर कुछ परिवर्तन हुआ। इसमें ये जो बड़े बड़े वाले गोले थे, जो बड़े बड़े थे, ये बड़े वाले गोले क्या करना शुरू कर दिए, यहाँ पर जो छोटे छोटे गोले थे उनको आकर्षित करना शुरू कर दिए, मतलब अपने पास खींचना शुरू कर दिए। समझ में आ रहा है? जैसे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, या कोई व्यक्ति इधर है, कोई बच्चा इधर है, और आप यहाँ हैं, या फिर आप ऐसे समझिए, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे समझिए कि एक चुंबक है, और चुंबक को क्या करेंगे, चुंबक को ला करके अगर ऐसे रखेंगे, तो उसके आसपास जितने भी छोटे छोटे कण होंगे, लोहे के या फिर इस तरीके से कोई कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, तो वो चुंबक उनको धीरे से खींच लेगा अपनी तरफ। और अगर आप ये जानते हैं, अगर चुंबक क्या है, चुंबक जैसे एक बड़ा सा लोहा रख दीजिए, एक बड़ा सा, जैसे यहाँ पर मेरे पास पोडियम है, तो पोडियम तो नहीं, लेकिन
एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा रख दीजिए और एक छोटा सा चुंबक ऐसे यहां ला करके रख दीजिए, तो चुंबक उसको नहीं खींच पाएगा। लेकिन अगर छोटा सा टुकड़ा हो जाएगा लोहे का और चुंबक बड़ा सा रहेगा तो चुंबक उसको खींच लेगा। ऐसे ही यहां पर भी होना शुरू हो गया। ये बड़े बड़े जो कण थे, ये बड़े बड़े कण छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिए। ये देखो, बात समझ में आ रही है? ऐसे इस तरीके से ये बड़े बड़े वाले जो कण थे, ये छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिए और धीरे 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 इस तरीके से स्थिति बनना शुरू हुई। अच्छा, वहीं पर एक चीज और भी ध्यान में रखना कि ये जो धूल वगैरह था, धूल वगैरह उड़ रहा है, ये भी धूल वगैरह को तो खींचेंगे ना, है ना? तो ये धूल वगैरह भी यहाँ पर खींचना शुरू होगा और इस तरीके से ये जो धूल वगैरह यहाँ पर आएगा, धूल मिट्टी जो भी गैस जो था, ये गैस के टुकड़े, गैस भी यहाँ आसपास जमा होने लगा और इस तरीके से ये बनने लगा। इसको बोला गया निहारिका। ध्यान से सुनना, अभी हम निहारिका के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर बनना शुरू हुआ क्या? निहारिका। क्या बनना शुरू हुआ भाई? निहारिका। बोलो, बात समझ में आ रही है? क्या बनना शुरू हुआ? निहारिका। तो ध्यान में रखना, यहां पर बनना शुरू हुआ निहारिका। तो निहारिका क्या है? बादल और गैसों का समूह है। बादल और गैसों का समूह है। धूल के कणों का ये जो फूटा था और इसमें जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसी ब्रह्मांड में जो धूल के कण थे, बादलों का जो समूह बन रहा है, उसी को हम निहारिका कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना अभी के लिए ऐसे, अभी आगे हम समझाएंगे। तो ये क्या है? बादल प्लस गैसों का समूह। ठीक है, तो बादलों और गैसों का समूह ही निहारिका है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब इसी निहारिका से क्या होगा? इसी निहारिका से फिर यही निहारिका क्या करेगा? हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति करेगा। सौरमंडल का मतलब है पृथ्वी को पैदा करेगी, तो मतलब मम्मी हो गई निहारिका, है ना? तो पृथ्वी की मम्मी कौन? निहारिका। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? ऐसी इसी तरीके से ये निहारिका ना केवल पृथ्वी को पैदा करेगी, बल्कि बृहस्पति को ग्रह को पैदा करेगी, मंगल ग्रह को पैदा करेगी, मतलब जितने भी सौर मंडल में हैं सारे ग्रहों को ये निहारिका पैदा करेगी। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि निहारिका कैसे बना, निहारिका क्या है। तो ध्यान में रखेंगे, ये विस्फोट नहीं हुआ होता तो ये धूल वगैरह के बादल नहीं बनते, गैस नहीं बनता, धूल नहीं बनता, तापमान नहीं बढ़ता। तो इसकी वजह से अब जैसे क्या था, हमने यहाँ पर आपको बताया कि तापमान बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, इतना ज्यादा तापमान था, इतना ज्यादा गर्म था। और वो तापमान अब यहाँ पर फूट गया है, तो सब तापमान भी रहेगा, गर्म भी रहेगा। और उसके बाद फिर ये निहारिका है। तो निहारिका में फिर क्या है? जब टूटा है, फूटा है, तो उसमें से धूल वगैरह के कण भी तो निकलेंगे, है ना? तो वो सारे के सारे उड़ रहे हैं। इसी को धूल के कण, बादल के, गैसों के समूह को ही हम क्या कह रहे हैं भाई? निहारिका कह रहे हैं। तो चलो, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो अपनी क्लास पर लौट करके आते हैं और हम आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है, आप इस पॉइंट को आप देखो। यहाँ पर इस पॉइंट में अगर आप देख पाएंगे तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी, और वो क्या? वो सुनते हैं। देखो, यहाँ पर भी वही चीज लिखा गया है, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत, जो हमने अभी कहा कि एक ही चीज को, दोनों को एक ही बात कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वह अति छोटे बिंदु यानी एकाकी रूप में थे। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु बना दिया, इसलिए बना दिया इतना बड़ा सा ताकि आप देख सके, कैमरे में जान सके, है ना? नहीं तो बहुत छोटा बना देता तो दिखाई नहीं देता। तो कह रहा है कि एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, आयतन बहुत छोटा सा था, लेकिन तापमान और घनत्व अनंत था। अनंत का मतलब समझ रहे हैं? मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, नापा नहीं जा सकता था। आगे है जो अभी मैंने समझाया, उसी पॉइंट को आप ध्यान में रखना। यहां है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इस छोटे बिंदु गोलक में 13.7 से लेकर के 13.8 अरब वर्ष पहले, ध्यान में रखना, सब पृथ्वी तो बहुत बाद में बनेगी इससे, है ना? पृथ्वी बहुत बाद में बनेगी। यहां पर है 13.7 से 13.8 अरब वर्ष पहले ये घटना हुई थी। 13.7 से लेकर के 13.8 अरब साल पहले ये फूटा था। समझ में आ रहा है? इतने साल पहले ये फूटा था, और वही उसके बाद फिर 4 कुछ करोड़ वर्ष पहले हम बात करेंगे कि पृथ्वी का जन्म हुआ। तो अभी देखते हैं,
तो कह रहा है कि इतने साल इतने यहां पर है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इस छोटे बिंदु में 13.7 से लेकर के 13.8 अरब वर्ष पहले अचानक से भीषण विस्फोट हुआ। इससे पदार्थ का बृहत विस्तार हुआ, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार, जिसे ब्रह्मांड का विस्तार कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि ये फूटेगा और फूटेगा तो फिर बढ़ेगा, विस्तार होगा, तो उसी को ब्रह्मांड का विस्तार कहते हैं, क्योंकि उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का जन्म है, ध्यान में रखना। अभी यही मैं आप लोगों को बात समझा रहा हूं भाई, कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यही ब्रह्मांड का जन्म है। यहां पर ये फूटेगा तो ये फिर बनेगा ऐसे, और यही इसी को हम बोलते हैं ब्रह्मांड का जन्म होना। क्योंकि आज जितनी भी पूरी दुनिया है, हम हैं, आप हैं, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, दादा है, दादी है, मौसा है, मौसी है, भौजी है, दीदी है ना, कोई भी है, सारे लोग ये बनने के बाद आए हैं और सारे लोग इसी के अंदर कहीं ना कहीं हैं। पूरी सृष्टि इसी में है, कुछ भी इसके बाहर नहीं है, सारी चीजें इसी में है। तो इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में ही सब कुछ है। और ये कहां से बना भाई? ये छोटे से बिंदु से, इसलिए इसको ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड का जन्म कैसे हो रहा है? ऐसे, विस्फोट से, टूटा और ऐसे बना। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं इधर। तो कहने का मतलब ये है, आप लोगों में से जिनको ना समझ में आ रहा हो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर कमेंट करना साथियों ना। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट सिखाएं, एक बेहतरीन नॉलेज दें, एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सिखा पाए। देखो यहां पर क्या है, समझो ध्यान से। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इस छोटे गोलक में 13.7 से लेकर के 13.8 अरब वर्ष पहले अचानक से भीषण विस्फोट हुआ, मतलब बहुत तेज से फूट गए, है ना। इससे पदार्थ का बृहत विस्तार हुआ, जिसे ब्रह्मांड का विस्तार कहा जाता है। यह विस्तार आज भी जारी है। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। अब समझ में आ रहा है? तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप लोगों में से यही आपको जानने की ज्यादा जरूरत होगी जो अभी मैं समझा रहा था। देखो अब ये विस्तार होते होते, जब ये विस्तार हो रहा था, विस्तार हो रहा था, विस्तार हो रहा था, तो विस्तार होते होते क्या हुआ? विस्तार होते होते यहां बादलों का समूह बनने लगा। बोलो 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 बोलो, यही बात हम समझा रहे थे आपको कि बादलों का समूह बनने लगा। धूल, गैस सब बनने लगे, सब उड़ रहा था इधर उधर, इधर उधर सब उड़ रहा था। लेकिन इसी में थोड़े बड़े बड़े कण भी थे, तो वो धीरे धीरे कुछ चीजों को खींचना शुरू कर दिए, कुछ चीजों को खींचना शुरू कर दिए। और वो जो बादल का समूह बना, जो बादलों का पूरा समूह बना, धूल कण का समूह जो बना, उसे हम निहारिका कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, इसे हम निहारिका कहते हैं। अब यही निहारिका, चूंकि अब इस निहारिका में देखो, आप देख पा रहे हैं कि इस निहारिका में एक आध थोड़े से बड़े गोले भी हैं, थोड़े से छोटे गोले भी हैं, बादलों का समूह है, इस तरीके से। लेकिन ध्यान में रखेंगे, आपसे अगर कोई पूछेगा कि निहारिका किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि बादल एवं गैसों का समूह ही निहारिका था, जिसका तापमान बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा गर्म था। ठीक है। अब एक अगर निहारिका ऐसे है, फिर इधर भी ये बड़े बड़े पदार्थ जो हैं, ये छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देंगे, खींचना शुरू कर देंगे अपनी तरफ। तो यहां पर भी धूल मिट्टी सब जुड़ना शुरू हो जाएगा, कर्स जुड़ना शुरू हो जाएंगे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही बनना शुरू हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सोचो, एक निहारिका इधर, एक निहारिका इधर बन रही है, तो सभी तरफ ऐसे निहारिकाएं बनती जा रही हैं। और इन निहारिकाओं के समूह को ही, ये निहारिकाएं जो हैं, ये निहारिकाएं क्या है, इसी निहारिका को हम क्या कहते हैं? एक साथ में अगर ऐसा बन जाएगा तो इसे हम आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। ध्यान में रखना, आकाश गंगा। तो आकाश गंगा ऐसे पट्टी की तरह या फिर किसी भी तरीके से आकाश गंगाओं के जो चित्र है, जो आकाश गंगाओं के आकार है, वो कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे हमारी जो आकाश गंगा है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, उसकी जो आकाश गंगा है वो क्या है? तो वो आप दुग्ध पट्टी की तरह है, दुग्ध मेखला की तरह है, मिल्की वे जिसको आप नाम से जानते हैं, तो वो चीज है। तो हम आपको वो दिखाएंगे, अभी थोड़े से जस्ट तुरंत बाद दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? निहारिका। एक निहारिका यहाँ बनी, एक निहारिका यहाँ बन रही है, एक निहारिका यहाँ बनी, एक निहारिका यहाँ बन रही है। ऐसे निहारिकाएं धीरे धीरे उसमें जो बादल के समूह, जो आपस में, पहले बादल था, पूरा धूल के कण थे, लेकिन उसमें बड़े बड़े कण जो थे वो पास में आना शुरू कर दिए, पास में आना शुरू कर दिए, पास में आना शुरू कर दिए, पास में आना शुरू कर दिए। और इस तरीके से बनने लगा क्या? इस पूरे समूह को कहा जाने लगा आकाश गंगा। इसका मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपसे अगर कोई पूछे कि पहले आकाश गंगा आया, कि पहले ब्रह्मांड आया, कि पहले निहारिकाएं आई, तो आप क्या आंसर करेंगे?
आप फटाक से मुझे बता सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। चलो मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। आपसे अगर कोई पूछे कि पहले आकाशगंगा आया कि पहले निहारिका आई, ठीक है, पहले आकाशगंगा आया या पहले निहारिका बनी? चलो भाई जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, है ना। बोलो 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 बोलो, ठीक है। चलो, तो आप लोग अपना कमेंट करते रहेंगे और जब भी आप अच्छा, तो ओहो, अच्छा लाइक आपने किया है, हो गया। चलो इधर देखते हैं। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है, आप ध्यान से समझो, जो आपको मैं समझा रहा था अब उसको समझो। यहाँ पर एक चीज और हम लोग समझना शुरू करते हैं। अभी हमने देखा एक छोटा सा ऐसा बिंदु है ना, इसको यहाँ से हटाते हैं, इस कलर को, और इस कलर को ले लेते हैं, इस कलर को, ठीक है। एक छोटा सा हमने ऐसे बिंदु देखा। ये बिंदु जो था भाई, इसी का विस्फोट जब ये हुआ, विस्फोट हो रहा है, ध्यान में रखो, विस्फोट हो रहा है, विस्फोट, है ना। जब विस्फोट हुआ तीव्र गति से, तो यहां पर ऐसे ऐसे कुछ पदार्थ निकलना शुरू हो गया। बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मजे ले रहे हो क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बड़े कण भी ऐसे इस तरीके से होना शुरू हो जाएंगे, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े धूल के कण वगैरह सब बनना शुरू हो गए। फिर इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद क्या, इसकी बाद की घटना हमने आपसे बताया कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े कण भी तो थे, कुछ बड़े बड़े कण भी बनने लगे थे, कुछ छोटे कण, कुछ बड़े कण, कुछ और बड़े कण, कुछ और छोटे कण, कुछ और बड़े कण, कुछ और छोटे कण, कुछ बड़े कण, छोटे कण, ऐसे। फिर ये क्या करना शुरू कर दिए, आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो जब ऐसे ऐसे आकर्षित करना शुरू कर दिए, तो ऐसे अब यहाँ पर देखो, ये इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ यहाँ पर सॉरी, यहाँ देखिए, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होता चला जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर धूल वगैरह के सब कण बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा ना, एक और बादलों का समूह भी बनना शुरू हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से बनेगा गैसों का, बादलों का समूह। तो यहाँ पर एक आकाश गंगा का निर्माण होगा, ध्यान में रखेंगे, यहाँ आकाश गंगा, आकाश से आकाश गंगा, ध्यान में रखना, आकाश गंगा। अच्छा एक चीज, अभी हम जो चित्र में दिखाए थे, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डाउट्स नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पर बताया था, वो आप ध्यान से सुन लो, कि मैंने यहाँ पर कहा था कि ये निहारिका क्या है, तो निहारिका मतलब है कि बादलों का और गैसों का झुंड है। यहाँ पर ये जो बड़े बड़े कण है, इनका नहीं, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बादलों का, केवल निहारिका क्या है, बादल और गैसों का समूह होते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, पेपर में पूछ लिया या कोई पूछ लिया कि निहारिका किसे कहते हैं या निहारिका क्या है, तो ग्रहों का समूह है या बादलों का समूह है, तो आप केवल कहेंगे बादलों का समूह है, गैसों का समूह है। ध्यान में रखेंगे, निहारिका ना ग्रहों का समूह नहीं है, ध्यान में रखेंगे, निहारिका ग्रहों का समूह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको ये, मैंने सोचा कि आपको पहले बता दे, नहीं तो आप कहीं गड़बड़ ना कर दें। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये आकाश गंगा बना, आकाश गंगा में निहारिका है, अंदर है, ठीक है। ये जो धूल के कण बन रहे हैं, इसमें जो धूल के कण बन रहे हैं, ये सब धूल के कण जो जब बन रहे हैं, धूल के कण, ये क्या है, इसके आकाश गंगा के अंदर है। तो हम यहाँ पर एक चित्र खींच करके हम आपको आरेख लिख देते हैं, आप सुन लीजिएगा। आकाश गंगा के अंदर बादलों एवं गैसों, बादलों, ऐसे लिख सकते हैं, चलो, गैसों एवं धूल के बादलों को निहारिका कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, निहारिका, निहारिका कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, आपके दिमाग से कभी ओझल नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए हमें। तो आकाश गंगा बना, आकाश गंगा में क्या है, आकाश गंगा में सारी चीजें हैं, छोटे बड़े पिंड भी हैं, समझ में आ रहा है ना, आकाश गंगा में पिंड भी है। लेकिन निहारिका में क्या है, निहारिका में केवल बादलों का और गैसों का समूह है।
ठीक है। और ध्यान में रखेंगे इसका तापमान बहुत ज्यादा है, क्योंकि तापमान पहले भी बहुत ज्यादा था। अब देखो एक आकाशगंगा इधर, फिर एक, अब यहां पर देख लीजिए, इसको देख लीजिए, तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू करेंगे, ये सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करेंगे। इधर देखिए, मान लेते हैं हम, इनसे बना लेते हैं इसे, ये सब भी अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक और धूल के कण भी तो रहेंगे यहाँ पर, है ना, धूल के कण भी तो रहेंगे, सब बादलों के कण, धूल के गैस के कण यहाँ पर सब रहेंगे। तो एक निहारिका यहाँ बन गई, ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो एक निहारिका यहाँ, एक निहारिका यहाँ, ऐसे करोड़ों अरबों जो है, करोड़ों अरबों निहारिकाएं, आकाश गंगाएं जो हैं, वो एक ब्रह्मांड के अंदर हैं। ये पूरा जो चित्र है वो ब्रह्मांड का है, लेकिन ये एक आकाश गंगा यहाँ है, आकाश गंगा। तो ये देखो एक आकाश गंगा यहाँ है, एक आकाश गंगा यहाँ है, तो हर आकाश गंगा में निहारिकाएं होंगी। बात मेरी समझ में आ रही ना, हर आकाश गंगा में निहारिकाएं होंगी, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं और समझते हैं इस बात को। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो ध्यान में रखिएगा। और कभी भी कोई भी दिक्कत होती है आपको, तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं, हमसे जरूर कमेंट में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। फिर आगे देखो, यहाँ पर जैसे ही जब विस्फोट हुआ था, जब ब्रह्मांड जो छोटा सा बिंदु था, जब उसमें विस्फोट हुआ, तो बहुत कम समय में, मतलब 3 सेकेंड, सोचो 3 सेकेंड की बात कर रहे हैं, 3 सेकेंड यार कितना ज्यादा, मतलब कितना कम होता है यार। आप देखो यहाँ पर विस्फोट के बाद 1 सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ, मतलब 3 सेकेंड तो बात छोड़ो, 30 सेकेंड तो बहुत दूर है, 1 सेकेंड में इतना दूर फैल गया, इतना दूर फैल गया ब्रह्मांड कि पूछो मत, है ना, इतना ज्यादा विस्तार हो गया कि पूछो मत। लेकिन इसके बाद जो फैलने की गति थी वो थोड़ी सी धीमी हो गई, है ना, इसके बाद जो फैलने की गति थी वो थोड़ी धीमी हो गई। और इस घटना, जो ये घटना हुई, इसके 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया। तो ध्यान में रखना कि जब ये घटना हुई, बिग बैंग बना, जब ये विस्फोट हुआ, आप यहां पर देख सकते हो ये विस्फोट हो रहा है, और जब विस्फोट हुआ तो ये ऐसे फैलता चला जा रहा है, और ये 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर पहला परमाणु बन गया। परमाणु का मतलब वही होता है जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, देयर इज नो इंसिडेंट हैपेंड इन द वर्ल्ड विदाउट केमिकल रिएक्शंस। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर आप देख सकते हो कि भाई ये जो ब्रह्मांड बन रहा है, ब्रह्मांड में पहला परमाणु जो था वो 3 मिनट के अंदर बन गया। और 3 मिनट के अंदर सोचो कि बहुत तेज से गति हो रही है ना। हम लोग भी परमाणु हैं, इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें आप देख पा रहे हैं सब परमाणु हो गई हैं। तो यहाँ पर 3 मिनट के अंदर ही परमाणु बन गया। अगर आप लोगों में से किसी को, किसी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को दिक्कत होगी तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। हर एक शब्द की मीनिंग में बताऊंगा आपको, कमेंट में भी बता दूंगा, और वीडियो बनाने के लिए आऊंगा, वीडियो पढ़ाने के लिए आऊंगा तब भी बताऊंगा। डेली लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ आपको 8:15 पर यूपीएससी के लिए, तो आप 8:15 पर आप इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो ध्यान में रखना, तो 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया। बिग बैंग सिद्धांत ने 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान जो था, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान, बिग बैंग का मतलब क्या है कि जब ये घटना हुई थी, जो विस्फोट हुआ था, उसके 3 लाख वर्षों के बाद तापमान में क्या हुआ, 4500 यानी 4500 केल्विन तक तापमान में गिरावट आ गई, कमी आ गई, केल्विन तक गिर गया, और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। मतलब छोटे छोटे परमाणु पदार्थ जो थे, परमाणु पदार्थों का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, जो परमाणुओं में पाया जाता है, उसका निर्माण होना शुरू हो गया। आगे देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, लेकिन इसमें एक जो सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धांत है वो महाविस्फोट सिद्धांत है। तो वो आप ध्यान में रखेंगे, किसने दिया था, जॉर्ज लेवेंटियर ने। शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत जो हैं वो, उसमें कौन कौन से सिद्धांत है आप देख लीजिएगा, और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से खगोल शास्त्रियों ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया था, ये भी आप जरूर जानते रहिएगा। ये पूछ लिया जाएगा आपके वनडे एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, कभी कभी ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा। आप टेंशन नहीं लेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हर समय आपके साथ रहेंगे, आपके पूरे सेशन में आपके आपके साथ, आप अगले 2 से 3 सालों तक ऐसे ही लगातार हमारी जर्नी चलती रहेगी। जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तब तक हम आप रहेंगे और साथ में मुलाकात करते रहेंगे। चलो, जब पृथ्वी बन गई, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई तो हमने आपको समझाया, जब ब्रह्मांड बन गया तो ब्रह्मांड के बाद क्या बना भाई, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा बन गया। देखो, ब्रह्मांड के बाद क्या बन गया, आकाश गंगा। फिर आकाश गंगा के बाद क्या बन गया, निहारिकाएं बन गई, क्योंकि आकाश गंगा के अंदर निहारिकाएं हैं।
निहारिका बन गई। निहारिका के बाद फिर सौरमंडल बना, यानी विभिन्न प्रकार के ग्रह बनना शुरू हो गए। तो आपसे पेपर में अगर पूछेगा तो आप कैसे जवाब दोगे वो सुन लेना आप ध्यान से, या इसी से हम इसी फिगर से थोड़ा सा बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले, है ना, देखो जरा, तो सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद क्या आया भाई, आकाश गंगा। क्या आया, आकाश गंगा। बोलो बात समझ में आ रही है लल्ला। आकाश गंगा के अंदर क्या हुआ, निहारिकाएं। क्या हुई भाई, निहारिकाएं। चलो इसको करते हैं ऊपर, है निहारिकाएं। आकाश गंगा के बाद क्या बनी, निहारिकाएं बनी। निहारिकाओं से क्या बना, तो निहारिकाओं से बना, है ना, निहारिकाओं से क्या बन गया, निहारिकाओं से बन गया, आप क्या बोल सकते हो भाई, सौर मंडल। क्या बोलेंगे, सौर मंडल। तो निहारिकाओं से सौर मंडल बन गया। सौर मंडल का मतलब वही, यानी जिसकी बात आप करते हो ग्रह के रूप में, ध्यान में रखना। क्या बन गया भाई, ग्रह। तो बता लेंगे आप, किसी को भी बताना होगा। सबसे पहले क्या बना, ब्रह्मांड, फिर क्या बना, आकाशगंगा, फिर क्या बना, निहारिकाएं, और फिर क्या बनी भाई, सौरमंडल। ब्रह्मांड क्या था, ब्रह्मांड जो है, जो विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद छोटे से पदार्थ में जो विस्फोट हुआ और जो उसका फैलाव हो रहा है वही ब्रह्मांड है। आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे जो आकाश ब्रह्मांड जो विस्फोट हुआ है उसमें जो छोटे छोटे पदार्थ थे वो अब इकट्ठा हो रहे हैं, धीरे धीरे कई जगहों पर इकट्ठा हो गए, उसको हम आकाशगंगा कहते हैं। निहारिकाएं क्या है, तो निहारिकाएं आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के धूल और गैस के बादल हैं, उनको हम निहारिकाएं कहते हैं। सौरमंडल क्या है, तो निहारिकाओं से सौरमंडल बनेगा जिसमें ग्रह होते हैं, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, यानी इस तरीके से जो बने हैं उनकी हम बात करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से सुन लेना, जब ये बन गया, अभी कैसे बनेगा हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ध्यान से सुन लेना। अभी निहारिकाएं, निहारिकाओं से सौरमंडल यानी ग्रह कैसे बनेंगे, ध्यान में रखना। इससे ग्रह कैसे बनेंगे हम इनकी बात करेंगे, ग्रह कैसे बने, कैसे बने, हम इनके बारे में बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज अभी जो हम आपको समझाने वाले हैं वो क्या समझाने वाले हैं वो देख लो। आज अभी हम मान लेते हैं कि ग्रह बन चुके हैं, और ग्रह बनने के बाद फिर क्या हुआ वो सिद्धांत देखो। प्रमुख खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड की व्याख्या, जब ब्रह्मांड बन गया तो कुछ खगोलविद आए, खगोलविद का मतलब है कि जो अंतरिक्ष का पता लगाते हैं उनको खगोलविद कहते हैं, ठीक है। तो कुछ खगोलविद आए, उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। देखो कुछ खगोलविदों में एक व्यक्ति थे क्लाडियस टालमी, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो क्लाडियस टालमी जो है ये एक खगोल वैज्ञानिक है भाई। ये अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी बातों का पता लगा रहे थे। तीनों ने इनसे पूछा गया कि भाई ये बताओ जब ब्रह्मांड बन गया तो अब क्या। तीनों ने कहा कि देखो ब्रह्मांड बन गया ना, तो जब ब्रह्मांड बन गया था तो ब्रह्मांड बनने के बाद पृथ्वी जो था वो बीच में आ गया, पृथ्वी ऐसे बीच में हो गई, और किनारे किनारे सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, अरुण हो गए, वरुण हो गए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, मतलब जितने भी ग्रह थे वो सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे, और पृथ्वी बेचारा बीच में था। ये कौन कह रहा है, क्लाडियस टालमी जी कह रहे हैं, इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था। देखो क्या सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को कहते हैं भूकेंद्रित सिद्धांत। देखो भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या था, भूकेंद्रित सिद्धांत में ये कहा गया कि पृथ्वी देखो ये है बीच में, मान लिया गया कि भाई ये पृथ्वी है। किसने कहा था, क्लाडियस टालमी ने। आपसे पेपर में, यूपीएससी के पेपर में या पीसीएस के पेपर में या वनडे एग्जाम के पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान में रखेंगे क्लाडियस टालमी ने। और इस सिद्धांत में किसको केंद्र में माना गया था, मतलब किसको बीच में माना गया था, तो पृथ्वी को बीच में माना गया था, और बाकी सारे ग्रहों को इसके चारों ओर मान लिया गया कि घूम रहे थे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, इसी चीज को आपको जानने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बोला गया कि भाई देखो इधर सूर्य है, यहाँ हम लिख देते हैं सूर्य, इधर हम लिख देते हैं चंद्रमा, है ना, चंद्रमा, इधर हम लिख देते हैं मान लो बुध है, ठीक है, ऐसे बुध है, इधर हमने लिख दिया शुक्र, शुक्र, फिर इधर हमने लिख दिया शनि, है ना, शनि, फिर इधर हमने लिख दिया अरुण, अरुण, है ना, इसी में हमने लिख दिया बृहस्पति, बृहस्पति। तो समझ में आ रहा है आपको, ये बात समझो
कि किसने कहा भाई, टालमी साहब ने, क्लॉडियस टालमी साहब ने कहा कि जो पृथ्वी थी वो पृथ्वी बीच में हो गई और बाकी जितने भी सब लोग थे वो सब लोग उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। इसी को कहा जाता है भूकेंद्रीय सिद्धांत। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो इससे दो ही चीजें पूछी जाएंगी, एक पूछा जाएगा भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो टालमी क्लॉडियस जो है इन्होंने दिया था, और इसमें केंद्र में किसको माना गया है भूकेंद्रीय सिद्धांत में, तो केंद्र में माना गया था पृथ्वी को। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगली बात, इसके बाद फिर एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना, कौन, टालमी, क्लॉडियस टालमी जो है ये आदमी सही नहीं है, ये गलत गलत बताता है लोगों को, बच्चों को गलत गलत बताता है। तो लोगों ने कहा कि यार क्या बात कर रहे हो, तो ये तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ ये क्लॉडियस टालमी जो है वो गलत गलत बताता है। तो लोगों ने पूछा कि अच्छा बताओ तो तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा हमारा कोपर नाम है। तो कोपर नहीं, कॉपरनिकस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कॉपरनिकस है ना, आप यहाँ पर देख लो, तो कॉपरनिकस। तो कहा गया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, लोगों ने पूछा कि भाई बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम कॉपरनिकस है, और जो ये टालमी कह रहा है ना ये गलत कह रहा है, ये गलत व्याख्या कर रहा है। तो लोगों ने पूछा अच्छा चलो तुम कोपर हो तो तुम ही बता दो। तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। इसने कहा कि देखो दरअसल जब ब्रह्मांड बन गया, तो ब्रह्मांड बनने के बाद जितने भी ग्रह बन रहे हैं, ये सब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी जो कुछ बन रहा है, उसके बीच में आ गया सूर्य, बीच में आ गया सूर्य भगवान, और बाकी सभी लोग उसके चारों ओर घूमना शुरू कर दिए। कौन, यानी पृथ्वी बीच में नहीं था। कौन बता रहा है, ये कौन बता रहा है, कॉपरनिकस, है ना। तो इन्होंने कहा कि देखो पृथ्वी बीच में नहीं है, बल्कि कौन बीच में है, सूर्य बीच में। तो इसको, इस सिद्धांत को कहा गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो आप सही जवाब देंगे कॉपरनिकस ने। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में किसको केंद्र में माना गया है, किसको बीच में माना गया है, तो आप बताएंगे सूर्य को। ठीक है, तीनों ने क्या बताया, इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में ये कहा गया कि सूर्य था बीच में, सूर्य है बीच में, और इसके चारों तरफ जो है ना, इसके चारों तरफ प्यारे साथियों, इसके चारों तरफ जो है, यहां है पृथ्वी, यहां है पृथ्वी, यहां है अरुण, चलो ऐसे बना लेते हैं, यहां बुध है। अब ये मत कहना कि बुध इधर नहीं होगा, बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इधर हो गया शुक्र, ऐसे हो गया शनि, चलो इधर लिख देते हैं शनि, यहां लिख दिया बृहस्पति, बृहस्पति। तो ये किसने कहा कि भाई ये कौन कह रहा है, कॉपरनिकस ने कहा। कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं, टालमी ने जो कहा ना वो गलत कहा है, और यहाँ पर दरअसल सूर्य बीच में होता है और बाकी सारे लोग इसके किनारे किनारे होते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसीलिए इसको कहा जाता है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का मतलब है कि सूर्य केंद्र में था, इसलिए इसको सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थियरी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और इन्हीं को ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखना कि ये जो कॉपरनिकस है, इन्हें आधुनिक आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो एक इसमें 3 प्रश्न बन गए। सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया, कॉपरनिकस ने। ठीक है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या है, तो जिसमें सूर्य को केंद्र में माना गया यानी बीच में माना गया। फिर इसके बाद आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है, तो कॉपरनिकस है। ये इतनी बात आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो गैलीलियो है ना। ध्यान में रखना, ये गैलीलियो वही गैलीलियो हैं जिनको विज्ञान का जनक भी माना जाता है। ध्यान में रखना, विज्ञान का जनक अगर पूछा जाएगा, वैसे विज्ञान के तो बहुत सारे लोग जनक हैं, बहुत सारे लोग जनक हैं, इतने लोग हैं कि पूछो मत। तो विज्ञान के बहुत सारे लोग जनक हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है गैलीलियो गैलीली को, है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, गैलीलियो गैलीली को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गैलीलियो गैलीली ने इनको माना जाता है कि भाई ये विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इनको विज्ञान का जनक माना जाता है। चलो बात करते हैं इधर, देखो इधर। तो गैलीलियो गैलीली को विज्ञान का जनक माना जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दूरबीन की खोज की थी, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, दूरबीन बनाया था। और जैसे ही आपको अब पता है कि दूरबीन बन गया, तो फिर क्या होगा, मामला ऐसे हो जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे कहीं देखना होगा तो आप ऐसे करके देखोगे, तो जो चीज बहुत दूर थी, बहुत छोटी सी थी, अब वो क्या होगा, बहुत बड़ी सी दिखने लगी। तो गैलीलियो गैलीली ने जब दूरबीन का आविष्कार किया, तो इस दूरबीन के आविष्कार से क्या हो गया कि आसमान को देखना, आसमान में कौन कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है ना,
अरुण कहाँ है, वरुण कहाँ है, मंगल ग्रह कहाँ है, बुध ग्रह कहाँ है, शुक्र ग्रह कहाँ है। लोगों को मजा आने लगा कि यार दूरबीन से देखो देखो देखो, ऐसे देखो ऐसे देखो, तो चीजें बड़ी बड़ी दिखने लगी। लोगों को समझ में आने लगा क्या हो मतलब यार ये बात है। तो ध्यान में रखो तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है। आ, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब बनाया दूरबीन का आविष्कार किया तो इससे ब्रह्मांड की जानकारी करना, जानकारी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और आसान हो गया। तो ये बात आप ध्यान में रखना, दूरबीन का आविष्कार कौन किसने किया था, तो ये बात है। आगे हम बात करते हैं जोहान्स केपलर की बात करते हैं। जोहान्स केपलर ने खगोल विज्ञान में ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे। ग्रहों की गति के 3 नियम क्या हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। आप यहां देख सकते हो, देखो भाई, ये जोहान्स केपलर जो थे, इन्होंने जो नियम दिया था ये भी कोपरनिकस के आधार पर ही था। कोपरनिकस ने जो बात कही थी उसी के आधार पर था। जोहान्स केपलर है, ये व्यक्ति जो है, ये खगोल वैज्ञानिक है, इसने भी काफी शानदार काम किया और इन्होंने खगोल विज्ञान में ग्रहों की गति के नियम दिए थे। तो आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, पीटी में पूछा जाएगा और वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम देने वाला कौन शास्त्री था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। फिर से मेरी बात सुन लेना, ग्रहों की गति के 3 नियमों को, ग्रहों की गति के 3 नियम देने वाला कौन वैज्ञानिक था, तो आप जोहान्स केपलर था। ये इसने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम थे, तो इनकी हम बात करते हैं। और इसी को, इसकी नियम को भी सूर्य केंद्रवाद कहा जाता है। सूर्य केंद्रवाद का मतलब होता है कि जो कोपरनिकस ने कहा था, कोपरनिकस ने ये कहा था कि सूर्य बीच में है और बाकी सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो यहां पर भी ये भी यही बात कह रहे हैं कि सूर्य बीच में है और उसके चारों तरफ जो ग्रह है वो चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि वो चक्कर कैसे लगा रहे हैं। बात समझ आ रही है? जो कोपरनिकस थे, कोपरनिकस ने बताया था केवल कि सूर्य बीच में है और उसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो ये जोहान्स केपलर है, ये बता रहा है कि कैसे चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य तो है बीच में और उसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कैसे चक्कर लगा रहे हैं ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है जोहान्स केपलर। तो कौन नियम 3 दिया था, उनकी बात कर लेते हैं कि कौन से इसने 3 नियम दिए हैं, उसको देख लेते हैं। देखो भाई, इसने जो 3 नियम दिया, इसमें था पहले ग्रहों की गति के नियम। पहला नियम दीर्घवृत्ताकार, इसने पहला नियम जो दिया वो था दीर्घवृत्ताकार। इसने कहा, यानी जोहान्स केपलर ने कहा कि दरअसल ये जो पृथ्वी सूर्य है, ये जो सूर्य है, सूर्य बीच में है और जो सभी ग्रह हैं वो एक वृत्ताकार पथ पर गति नहीं कर रहे हैं। वृत्ताकार का मतलब है कि आप यहां पर समझो इस बात को कि यहां पर देखो सन है, चलो हम इसको थोड़ा सा रेड से बना लेते हैं, रेड 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 कर लेते हैं। यहां देखो सन है, सूर्य है, दिख रहा है। तो जोहान्स केपलर ने कहा कि जो ग्रह है वो ग्रह इसके चारों ओर चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन गोल गोल भागों में नहीं, ऐसे गोल भागों में चक्कर नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे गोल भागों में चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो किस भाग में चक्कर लगा रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार, जैसे ऐसे आप समझो कि दीर्घवृत्ताकार का मतलब है ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे थोड़ा सा आप समझो इस बात को, बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो इसने कहा, किसने कहा भाई, ये देखो आप ऐसे समझो इस बात को। तो किसने कहा है, ये जोहान्स केपलर ने कहा। पहला नियम इसने दिया कि भाई जो अब यहां पर देखो, यहां पर घूम रहा होगा, कौन घूम रहा है, मान लो चलो यहां पर हम पृथ्वी को ही बना लेते हैं। चलो हम अपनी पृथ्वी को बना लेते हैं, पृथ्वी मैया की जय, पृथ्वी मैया की जय। चलो यहाँ पृथ्वी बना लिया, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चलो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने पृथ्वी को बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने पृथ्वी, ये देखो, तो पृथ्वी जो है या फिर अन्य ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में नहीं घूम रहे, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे हैं। नाम याद रखना, नाम ध्यान रखना, दीर्घ वृत्ताकार। क्या नाम याद रखोगे भाई, दीर्घ वृत्ताकार। चलो मैं यहां लिख देता हूं, चलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा तो बड़ा से लिखेंगे, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। देखो दिख रहा है, ठीक है। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं कौन, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर। ये कौन बता रहा है भाई, जोहान्स केपलर बता रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर है दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं, यही है, समझ में आ गया।
और सूर्य क्या होता है, सूर्य नाभि में होता है, बीच में होता है ना। और यहां ध्यान में रखना, पूर्ण वृत्त में नहीं घूमता है। वृत्त का मतलब है कि सूर्य ऐसे है तो यहां पर ऐसे ऐसे नहीं घूमते हैं सब लोग, ऐसे नहीं घूमते हैं, ऐसे नहीं घूमते, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। समझ में आ गया? तो चलो आगे बात करते हैं। ये दूसरा पॉइंट, आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, आगे हम आपको समझाते हैं। देखो दूसरा नियम क्या कहा, दूसरा नियम ये कहा कि जो ग्रह थे वो सूर्य के चारों ओर अलग अलग गति से यात्रा करते हैं। भाई सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन सबकी गति जो है वो अलग अलग थी। जैसे मान लीजिए कि आप वहां पर हैं, अपने पास है, मैं यहाँ पर हूं, और आपको दौड़ने को कहा जाए, कहीं पर गोल गोल घूमने के लिए कहा जाए, ऐसे ऐसे से घूमने के लिए कहा जाए, ऐसे घूमने के लिए कहा जाए, तो एकाक जने, जब एकाक लोग क्या करते हैं, जैसे शहरों में जो लोग टहलने के लिए जाते हैं आप देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एकाक लोग बहुत तेज तेज से गति से ऐसे टहलते हैं, ऐसे जाते आते हैं, और एकाक लोग धीरे धीरे ऐसे टहलते हैं, एकाक लोग ऐसे धीरे धीरे टहलते हैं, होता ही नहीं होता है। तो ऐसे ही जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन सबकी गति भैया अलग अलग होती है। ये बात ध्यान में रखना। ये है सूर्य, सन है, चलो सूर्य लिख लिया हिंदी में, ये सूर्य है, और इस सूर्य के चारों ओर जो सब लोग चक्कर लगाते हैं, देखो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो मैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बनाता हूं, आप इसको देखो और समझो, ठीक है। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सब लोग ऐसे चक्कर लगाते हैं। एक मैंने यहां बनाया तो फिर मैंने दूसरा, ये मैंने यहां बनाया, ठीक है। आप ऐसे देखो तो ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं बन रही हैं, और इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में जो है सो है ना। तो ऐसे दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं बन रही हैं, इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में सभी ग्रह घूमते हैं। अब मान लो कि यहां पर मैं एक और बना लेता हूं ताकि आपको और समझा सकूं, तो यहां पर मैंने ये बना दिया, ठीक है, आप ऐसे समझो। तो यहां पर देखो, आप ऐसे दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब यहां पर हमने किसको मान लिया, तो यहां पर हम पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझा पाए। तो यहां पर मान लो कि हमने मान लिया कि ये कौन सा ग्रह है, भाई बुध है। चलो यहां पर हमने बुध है, फिर यहां पर कौन है, शुक्र है, शुक्र, यहाँ शुक्र है, फिर यहाँ कौन है, तो बुध शुक्र पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ कौन है, तो यहाँ है, हमने मान लिया बुध शुक्र पृथ्वी, यहाँ हमने मान लिया मंगल है, मंगल, ठीक है। तो ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रह घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर, लेकिन सबकी गति अलग अलग है। गति अलग होने का मतलब है कि कोई धीरे धीरे घूम रहा है सूर्य के चारों ओर, तो कोई और तेजी से घूम रहा है सूर्य के चारों ओर। समझ में आ रहा है यार? तो दूसरे नियम में इन्होंने यही समझाया कि भैया सूर्य के चारों ओर सारे लोग घूमते तो जरूर हैं, लेकिन सभी की गति जो है वो अलग अलग होती है। समझ में आ गया? तो ध्यान में रखना। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन है भाई? बुध है। ये आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर और समझ भी पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने तीसरा नियम क्या कहा था इसकी बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, इसमें क्या लिखा गया था, ये लिखा गया ग्रह सूर्य के चारों ओर अलग अलग गति से यात्रा करते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के करीब होता है तो वह तेजी से चलता है, और जब दूर होता है तो वह धीमा हो जाता है, ताकि सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करें या कर सके, ठीक है। तो कहने का मतलब एक चीज मैंने यहाँ समझाया नहीं, और हमने इमेज जो था वो हमने जो खींचा था, वो आरेख वो हमने मिटा दिया। तो बस इतना ध्यान में रखना कि जब कोई ग्रह, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने मान लिया सूर्य है, यहाँ पर देखिएगा सूर्य है, ये सूर्य, और इस सूर्य के चारों ओर जब कोई ग्रह घूमते हुए आता है, जब ऐसे है, यहाँ है अगर कोई ग्रह, मान लो यहाँ पर पृथ्वी है, तो है ना, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और मान लो कि यहाँ क्या है भाई, पृथ्वी है, देखो इधर, ये कौन है, पृथ्वी है, पृथ्वी। तो जब ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जब सूर्य से दूर होती है तो गति इसकी धीमी हो जाती है। गति यहाँ क्या है, गति कम, नीचे की तरफ तीर लगा दिया, मतलब इसकी गति कम है। लेकिन जब ये क्या होता है, घूमते घूमते इधर सूर्य के पास में पहुंचती है पृथ्वी, यहाँ पर सूर्य के नजदीक पहुंच गई, तो घूमते हुए मान लो कि इधर से ऐसे घूम रही थी, ऐसे घूमते हुए जा रही है, ऐसे घूमते हुए जा रही है, ठीक है, ध्यान में रखो, ऐसे घूमते हुए जा रही है। तो यहाँ पर जब अगर पहुंचेगी पृथ्वी, यहाँ पर पहुंची पृथ्वी, तो पृथ्वी फिर क्या हो गई, सूर्य के नजदीक हो गई।
तो गति इसकी बढ़ जाती है। तो ध्यान में रखना, यहां पर जब घूमना शुरू करेगी, यहां पहुंचेगी तो गति बढ़ जाएगी। फिर जब यहां पहुंचेगी पृथ्वी, फिर से पृथ्वी यहां पहुंचेगी, और जब यहां पृथ्वी पहुंचेगी तो इसकी गति जो होगी, गति फिर कम हो जाएगी। फिर से जब पृथ्वी घूमते हुए यहां पहुंचेगी, तो पृथ्वी जब यहां पहुंचती है तो फिर से इसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे आप इसको समझ पाएंगे, कैसे गति बढ़ रही है और कैसे कम हो रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, कहीं भी दिक्कत होती है, तो आप जरूर हमें कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और आप हमें जरूर अपने सवालों को, जो भी दुविधा होगी, उसको जरूर भेजेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तीसरा इन्होंने क्या कहा, जो जोहान्स केपलर था, इस जोहान्स केपलर ने तीसरे नियम में क्या बताया, इसने बताया कि किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ये बात आप लोगों को थोड़ा सा हजम नहीं होगा, तो अभी हम आपको ये समझा देते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको थोड़ा सा पहले कुछ चीजों को समझा लेते हैं, इसके बाद इसको हम समझाएंगे। देखिए, किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग, मतलब अभी हमने यहाँ पर ग्रह की बात करना शुरू किया था, वो आप देखो। तो जैसे यहाँ पर सन है, यहाँ पर सूर्य है, और यहाँ पर कोई ग्रह इसमें घूम रहा है, कोई ग्रह भाई इसमें घूम रहा है, ऐसे देखो, कोई ग्रह फिर ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे इस तरीके से घूम रहे हैं सभी ग्रह। तो जब ये ग्रह घूम रहे हैं सब ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पर कह रहा है अलग अलग कक्षा है, तो इसके बाद यही कह रहा है किसी ग्रह की कक्षीय अवधि, कक्षीय अवधि का मतलब उसमें जो ग्रह की जो पूरा का पूरा कक्षीय अवधि है, कक्षीय अवधि का मतलब है कि इसमें घूमने में जितना समय लगेगा उसी को हम कक्षीय अवधि कहेंगे। ठीक है, तो किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्थ है प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो कह रहा है किसी ग्रह की जो कक्षीय अवधि है, ये पूरा घूमने वाला जो है वो क्या है, उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, अगर अभी नहीं समझ में आया होगा तो अभी आप होल्ड करके रखे रहेंगे, मैं आपको अभी समझाऊंगा इसके बारे में, तो डिटेल में समझाऊंगा, आप समझ पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा अब आप लोगों को बता देते हैं, मैं जो चाहता हूं वो मैं उसको आपको समझाऊं। देखो, जैसे हमने अभी आप लोगों से बताया कि भाई जब ब्रह्मांड बन गया तो ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगाएं बन रही हैं, निहारिकाएं बन रही हैं, क्योंकि जब ब्रह्मांड बन रहा है तो आकाश गंगाएं बनेंगी, निहारिकाएं बनेंगी, और ये कैसे बनती है, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम तारों के निर्माण की बात नहीं करते हैं, है ना, हम तारों के निर्माण की बात नहीं करते हैं, या फिर आप तारों के निर्माण की बात यही कर भी सकते हो। चलो देख लेते हैं, देखो क्या है इसमें समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा गया है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार अति सूक्ष्म एकाकी परमाणु, यानी वही जो छोटा सा परमाणु था जब उसी में विस्फोट हुआ था, उसी की बात वहां पर मैंने लिख दिया है। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार अति सूक्ष्म एकाकी परमाणु में अचानक से महाविस्फोट होने के साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जब विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड बन गया, है ना। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था, क्योंकि भाई फूटेगा, जब फूटेगा कोई चीज तो कहीं पर थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई छोटा टुकड़ा होगा, कोई बड़ा टुकड़ा होगा, कोई छोटा टुकड़ा होगा, इस तरीके से छोटा बड़ा टुकड़ा होता चला जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी हमने कहा कि आप मिट्टी के इतने बड़े टुकड़े को लीजिए, शुरुआत में मैंने कहा था मिट्टी के इतने बड़े टुकड़े को लीजिए और उसको फोड़िए। जब उसको आप फोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही फोड़ेंगे तो उसमें से इतना बड़ा भी टुकड़ा निकलेगा, इतना बड़ा टुकड़ा निकलेगा, और उसके बाद क्या होगा, धूल के जैसा एकदम धूल के जैसा भी कण निकलेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है। तो कह रहा है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। तो यही बात हम आपको समझा रहे थे शुरुआत में। आगे है, घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। भाई घनत्व में कोई बड़ा था, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, तो जौन बड़का रहे वो छोटका के खींच रहे। बात समझ आ रही है? तो घनत्व में भी क्या हो गया, घनत्व में कम और ज्यादा हुआ, कोई बहुत बड़ा था, कोई छोटा था, कोई ज्यादा घनत्व था, तो इसकी वजह से उसमें गुरुत्वाकर्षण में कमी और ज्यादा भी आ गई। मतलब कोई किसी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो गया और किसी का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया। तो जो छोटे छोटे थे उनका कम हो गया, जो बड़े बड़े थे उनका ज्यादा हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है? मैं इसको पढ़ लेता हूँ, फिर से इसके बाद हम आपको दिखाते हैं वो जो मैंने समझाया था आप लोगों को, वो दिखाते हैं। आगे देखो, तो आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। पदार्थ का एकत्रण हुआ मतलब जो छोटे छोटे थे, जो बड़े थे वो छोटे छोटे वाले को खींच लिए अपनी तरफ, है ना। तो देखो यहाँ पर,
तो यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। मतलब जब एकत्रित होने लगा तो आकाश गंगा बन गया। यही चीज तो आप लोगों को यहाँ भी समझा रहे थे भाई, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, आसो भाई चलो, आसो, देर ना किया करो भाई। ओ निगो निगी निगो निगो, चलो छोड़ो इसको, हटाओ, अभी दिखाते भाई, तुम इधर आ जाओ फिर से, चलो अब आ जाओ, यहाँ देख लो भाई। तो यहाँ पर यही तो अभी हमने समझाने का प्रयास किया कि जो बड़े बड़े थे पदार्थ, जो छोटे छोटे पदार्थ थे, छोटे छोटे पदार्थों को खींच लिया। शुरुआत में यही मैंने बताया था वीडियो में, इसलिए मैंने आपको लोगों को कहा था कि वो ध्यान में रखे। तो शुरुआत में इन्होंने क्या कर रखा था, यहाँ पर जो बड़े बड़े पदार्थ हुए थे, फूटने के बाद जो बड़े बड़े निकले थे, ढेले के रूप में जो बड़े बड़े कण निकले थे, वो छोटे छोटे कणों को आपस में इकट्ठा करना शुरू कर दिए और खींचना शुरू कर दिए। और जब खींच लिए धीरे 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 ऐसे इधर से खींच लिया, इधर से खींच लिया, एक के बड़का ने कई जने के खींच ले, फिर दूसर का बड़का वाला उन्हें जने के कई जने खींच ले, ऐसे कई लोगों को खींच लिए। तो एक आकाश गंगा इधर बन गया, एक आकाश गंगा इधर बन गया, ऐसे आकाश गंगाओं का निर्माण हो रहा है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, बोलो यस या नो। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना मेरे दोस्त, है ना। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो समझाना दे आपको, ध्यान में रखना। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है, मतलब एक आकाश गंगा में बहुत सारे तारे हैं, लाखों करोड़ों अरबों तारे हैं, उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे सौरमंडल है। अभी बताएंगे उसके बारे में कहानी, ठीक है ना। इधर देखो, तो कह रहा है कि एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। अकेली आकाश गंगा का व्यास, यानी एक आकाश गंगा का व्यास जो है वो 80,000 से लेकर के 80,000 से लेकर के 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच होता है। आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि यार ये 80,000 से लेकर के 1,50,000 प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो अभी हम बताते हैं आप लोगों को, आप इधर समझ लो और इधर देखिएगा। जैसे मैं यही समझा देता हूं आप लोगों को, यहां समझो। देखो भाई, इधर देखिएगा, जो ये प्रकाश जो सूर्य से प्रकाश आता है हम लोगों के पास, सूर्य भगवान सुबह हुआ होगा और सूर्य भगवान धूप करेंगे, तो वहां से वो लाइट जलाएंगे और प्रकाश आएगा वहां से, है ना। लाइट जलाने का मतलब है कि वो धूप करते हैं और प्रकाश हम लोगों के पास आता है। कैसे आता है बाद में बात करेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी है भाई, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप सोच करके ना एकदम मगन हो जाओगे। तो ध्यान में रखना। तो सूर्य भगवान लाइट जब प्रकाश करते हैं तो प्रकाश वहां से आता है। तो वो प्रकाश जानते हैं कितने मिनट में आता है? आप लोगों को तो पता भी है कि प्रकाश सूर्य से कितने मिनट में आता है, 8 मिनट 20 सेकेंड में आता है ना। आप लोगों को यह पता है 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। अब सोचो कि 8 मिनट में सूर्य से पृथ्वी तक आ जाता है, तो 8 मिनट में आ जाता है, तो सोचो एक साल में कितनी दूरी तक जाता होगा प्रकाश। और प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तक जाता है, प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तक जाता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ध्यान से सुनो भाई, इधर देखो। तो यहीं पर ये बात कह रहा है कि भाई अगर मान लो कि यहां देखो ये प्रकाश है, चलो हम यहां बना लेते हैं प्रकाश प्रकाश प्रकाश। भाई ये प्रकाश है, ये प्रकाश का एक कण है। सोचो ध्यान से सुनो भाई, ये प्रकाश का एक कण है और ये प्रकाश का कण एक साल में, ध्यान से सुनना, एक वर्ष में ये प्रकाश का कण जो है एक वर्ष में यहां से लेकर के यहां तक पहुंचा, मान लो, है ना। बस ऐसे आप समझ लो, ये प्रकाश जो है एक साल में यहां से लेकर के यहां तक पहुंच गई। तो प्रकाश, कोई प्रकाश की किरण एक साल में जितनी दूरी तक जाता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी दूरी को, जितनी दूरी तय करता है उसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। यहां से चला, यहां पहुंचा एक साल में, तो एक साल में जितनी दूरी तय किया है इसी दूरी को, है ना, ये दूरी है, यहां मैं लिख देता हूं ये दूरी है, इसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सोचो कि एक साल में प्रकाश कितनी दूर जाता होगा। सोचो 8 मिनट में जब सूर्य से हमारे पास आ जाता है, 8 मिनट 20 सेकेंड,
8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य से प्रकाश की किरणें हम लोगों तक आ जाती हैं, पृथ्वी तक आ जाती हैं, और हम लोग यहाँ पर बैठ के धूप लेते हैं। तो सोच करके देखो कि एक साल में प्रकाश कितनी दूर तक जाती है। गणना करेंगे ना तो काफी छोटी पड़ने लगेगी, ये बात ध्यान में रखना भाई। तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, और इसको आप एक प्रकाश वर्ष भी कह सकते हैं। अब सोचो, अब देखो यहां पर क्या लिखा गया है वो समझते हैं। देखो लिखा क्या गया है कि एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष है। सोचो कि एक आकाश गंगा का जो व्यास है, एक आकाश गंगा मतलब अगर मैं साथियों यहां पर एक आकाश गंगा बना देता हूं, चलो मान लो कि ये एक आकाश गंगा है, आप ऐसे समझ लो कि ये आकाश गंगा है, और इस आकाश, ये जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा जो है, यह आकाश गंगा जो है वह 1,80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष है। मतलब एक आकाश गंगा जो है, ये सोच लो कि 1,50,000, मैं यहां लिखता हूं 1,50,000। सोचो अभी कल्पना करते हैं, 1,50,000 प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष। सोचो एक आकाश गंगा की जो ऐसे दूरी होती है वो 1,50,000 होती है। सोचो, जबकि एक वर्ष में ही प्रकाश कितनी दूरी पहुंच जाता है, बहुत दूर पहुंचता हो। तो सोचो कि यहां 1,50,000 प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष में बहुत दूर तक, एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश बहुत दूर तक जाती है। तो सोचो कि 1,50,000 साल में कितनी दूर जाएगा। समझ में आ रहा है बात? मेरी समझ में आई मैं क्या समझाना चाहता हूं भाई? इसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश ने एक साल में जितनी दूरी तय करेगा, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा, उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो सोचो कि 1,50,000 प्रकाश वर्ष कितनी दूर होगा। समझ पा रहे हैं? अब यहां पर थोड़ा सा कल्पना भी कर लेते हैं, इधर देखो आप, थोड़ा सा गणना भी कर लेते हैं, वो ध्यान में रखना। इधर देखो, यहां देखो भाई, प्रकाश वर्ष के बारे में समझा देते हैं आपको। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश कह रहा है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं या कहलाती है, यानी एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश की गति 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सोचो कि 3,00,000, एक सेकंड में 3,00,000 जाती है। तो अतः एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी कितना है भाई? गिनती गिनो, गिनती गिनो, गिनती गिनो। सोचो एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है। तो देखो, इकाई, दहाई, सै, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। सोच करके देखो कि एक ही साल में प्रकाश जो है कितने 94 खरब और 60 अरब की दूरी तय करता है। 94 खरब 60 अरब की दूरी तय करता है, इतनी दूर जाता है। सोचो कितने साल में? एक साल में। तो यहां पर हमने आपको बताया था कि 1,80,000 प्रकाश वर्ष जब होगा, 1,50,000 प्रकाश वर्ष होगा, एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी तय करता है। सोचो, ऐसे आप समझ लो, आपको अब समझ में आ जाएगा मैं जो समझाना चाहता हूं। एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी तय करता है, ये एक प्रकाश वर्ष में दूरी तय करता है, ध्यान में रखना। एक प्रकाश वर्ष में जो प्रकाश है वो इतनी दूरी तय करता है, इतना किलोमीटर दूर जाता है। सोच के देखना, इतना किलोमीटर दूर जाता है। तो बताओ, एक प्रकाश वर्ष में इतना दूर किलोमीटर जाता है, तो 1,50,000 1,50,000 प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी जाएगा? प्रकाश वर्ष में कितनी दूर जाएगा, या जितनी दूर जाएगा
जितनी दूर जाएगा, ध्यान से सुनना, एक वर्ष में, एक साल में प्रकाश जो है इतना किलोमीटर जाता है। एक वर्ष में प्रकाश जो है जब चलना शुरू करता है तो इतना किलोमीटर जाता है। अब सोच के देखो, और इसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक साल में एक प्रकाश वर्ष हुआ। तो सोचो कि 1,50,000 प्रकाश वर्ष मतलब 1,50,000 साल में प्रकाश कितनी दूर जाएगा। जब एक साल में इतनी दूर जा रहा है तो 1,50,000 साल में प्रकाश कितनी दूर पहुंच चुका होगा। जितनी दूर तक जाएगा उतना बड़ा एक आकाशगंगा होता है। समझ में आया? तो जितनी दूर जाएगा उतनी दूर तक, उतनी दूर तक एक आकाशगंगा होता है। एक आकाशगंगा होता है। तो एक आकाशगंगा होता है या एक आकाशगंगा का व्यास होता है, आप ऐसे समझ। बात मेरी समझ में आ गई? यार सोचो कितनी बड़ी गिनती थी, जाकर के कैलकुलेट कर लेना, गिनती भूल जाओगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कि हमने यहां पर बात करना शुरू किया था कि भाई एक आकाशगंगा का इतना दूर होता है। अब देखो यहां पर आकाशगंगा, जब आकाशगंगा की यहां पर बात करते हैं, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जिसे निहारिका कहते हैं। देखो अभी जब आकाशगंगा बनना शुरू होता है तो आकाशगंगा, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको शुरुआत में, हम आपको शुरुआत की क्लास को याद दिलाते हैं आपको, और ताकि आप ध्यान में रखें। एक चित्र मैंने इधर बनाया था आप लोगों के लिए, सबसे पहले ये वाला बनाया था, है ना, और शुरुआत की यही क्लास थी। तो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब आकाशगंगा बनता है तो भाई देखो, जब आकाशगंगा बनने की शुरुआत होती है तो वो सबसे पहले धूल कणों से बनता है, क्योंकि पहले तो इधर धूल कण है। आकाशगंगा में देखो, आकाशगंगा में सब कुछ होता है ना, आप ऐसे देखो, आप याद रखना इस बात को, नहीं तो आप भूल जाओगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात बोलूं कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, देखिए जैसे ये छोटा सा बिंदु था और इसमें विस्फोट हुआ और ये इस तरीके से आकर के बनना शुरू हो गया, तो ये ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड हो गया। बिग बैंग सिद्धांत से ये ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, ये ब्रह्मांड बन रहा है। अब इसी ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण भी होंगे, बड़े बड़े कण भी होंगे, धूल मिट्टी के कण भी होंगे, छोटे छोटे भी होंगे और बड़े बड़े भी होंगे। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो जब ये बादल के जो बादल उदल हैं ये सभी लोग मिलेंगे, एक साथ जब मिल जाएंगे तो इसी को तो हम आकाशगंगा कहते हैं। तो सबसे पहले बन कहाँ से रहा है? तो बन रहा है, इसमें निहारिका वगैरह भी तो है। इसी जो बादल के धूल के कण हैं, बादल के गैस के जो कण हैं, इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम निहारिका बोलते हैं, निहारिका। और यही निहारिका जो है कहाँ है, और ये जो पूरा बन रहा है, ये पूरा बन रहा है, इसको हम आकाशगंगा कहते हैं, आकाशगंगा। तो ध्यान में रखना, एक आकाशगंगा के बनने की शुरुआत जो होती है वो निहारिका से होती है। ठीक है, एक आकाशगंगा के बनने की शुरुआत जो होती है वो निहारिका से होती है। इसलिए अगर आप ये चाहेंगे तो ये डायग्राम मैं ऐसा इसलिए बता दिया था कि ताकि आपको दिक्कतें ना हो। यहाँ पर ये ध्यान में रखो, कई बार ऐसा होता है कि ये जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना, गूगल पर जाकर के जब गूगल पर पढ़ना शुरू करेंगे तो गूगल पर जाकर के सर्च करोगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको कि आकाशगंगा से निहारिकाएं बनती हैं। जबकि आप अगर जब पढ़ना शुरू करेंगे, किताब को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, तो पहले भाई क्योंकि क्या हुआ था, पहले जो बादल उदल बने थे वो वही तो बने थे, तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि निहारिका पहले बनती है और आकाशगंगा बाद में बनता है, अगर किताबों को पढ़ेंगे तो। और जबकि गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल पर अब उसमें लिखा गया है कि वैज्ञानिकों का मानना है या खगोल शास्त्रियों का मानना है कि आकाशगंगा पहले बना था और आकाशगंगा से निहारिकाएं बनी थी। जबकि किताब के अनुसार अगर आप समझेंगे, और जो हमने यहाँ पर लॉजिक बताया था कि विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, धूल वगैरह सब निकलेंगे, और धूल और गैसों के कण जो हैं उन्हीं को तो हम निहारिका कहते हैं, धूल को और गैसों के कण को निहारिका कहते हैं। तो वो सब तो पहले बन गए थे, अब उसके बाद फिर क्या बन रहा है, आकाशगंगा। तो इसका मतलब है कि निहारिकाओं से आकाशगंगाएं बन रही हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कहा नहीं जाता है, पेपर में जब आएगा तो आप ये कहेंगे कि आकाशगंगा से निहारिकाएं बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, और निहारिकाओं से आकाशगंगा नहीं बनता है, क्योंकि निहारिका में तो केवल क्या है, अच्छा आप लोगों को मैं यहीं पर समझाते चलूं। अगर आपके पेपर में आएगा तो आप ये कहेंगे कि आकाशगंगा से निहारिकाएं बनती हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि निहारिकाओं से आकाशगंगा का निर्माण होता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि निहारिका में तो केवल बादल है, गैस है, धूल है, और आकाशगंगा में क्या है, बड़े बड़े पिंड भी हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? निहारिका में बादल है, गैस है, धूल है,
ये सब है। जबकि आकाश गंगा में गैस है, धूल है, बड़े बड़े पिंड हैं, तो ये तो अलग हो गया ना। इसका मतलब आकाश गंगा में निहारिकाएं हैं। तो इसीलिए आप यह ध्यान में रखना, अगर आपसे ऐसे पूछेगा तो आप ध्यान में रखेंगे। आपसे ये कहा निहारिकाएं किसको बनाती हैं? निहारिकाएं ग्रहों को बनाती हैं, सौरमंडल को बनाती हैं। लेकिन आकाश गंगा किसको बनाती हैं? आकाश गंगा से निहारिकाएं बन जाती हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो, लेकिन जब भी आकाश गंगा पूरा बनने लगा तो आकाश गंगा में निहारिकाएं भी आई, तब जाकर के आकाश गंगा बनी थी। जैसे यहाँ पर आप सेंटेंस को देख सकते हो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप हमें जरूर अपने सवाल और जो भी डाउट्स हो वो आप बताइएगा। देखो कह रहा है एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निहारिका कहा गया। ठीक है, तो गैस वगैरह जो थे वो कौन कौन से गैस थे? हाइड्रोजन गैस था और हीलियम गैस थे। तो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये बात ध्यान में रखना। जब विस्फोट हुआ था, विस्फोट हुआ तो जब जो छोटा सा पिंड था, जब उसमें विस्फोट हुआ, अचानक से वो फूटा, तो उसमें से बहुत सारा गैस निकला, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो यहाँ पर यही है कि जब वो वही गैस जो निकला है, उसी गैस से फिर क्या हो रहा है? आकाश गंगाएं भी बन रही हैं, क्योंकि निहारिका में वही है ना। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिकाएं कहा गया। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैसों के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज है कि फिर इसके बाद क्या होगा? यही निहारिकाएं जो है आप ऐसे भी कह सकते हो, मतलब अगर लेकिन लॉजिकली देखा जाए कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि लॉजिकली देखा जाए तो आकाश गंगा जो है, आकाश गंगा को निहारिकाएं नहीं बनाती है, लेकिन हाँ आकाश गंगाओं के बनने में निहारिका की भूमिका होती है। दोनों बातें ध्यान में रखना। आकाश गंगा को निहारिका नहीं बनाती है, लेकिन आकाश गंगा को बनने में, जब आकाश गंगा बनती है तो उसमें थोड़ा बहुत मदद निहारिकाएं भी करती हैं। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, और आकाश निहारिकाएं जो है वो ग्रहों को बनाती हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। और आगे हम लोग जो ये प्रकाश वर्ष है हमने इसको समझाया। अब हम आपको ग्रहों के निर्माण को समझाएंगे, लेकिन ग्रहों के निर्माण को समझाएंगे अगली क्लास में। और ग्रहों के निर्माण को जब हम समझाएंगे तो इसमें क्या है, कैसे है, ये हम शुरुआत की क्लास को यहाँ से हम आपको बताएंगे, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध सिद्धांत जो है यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और मजा आएगा निश्चित रूप से। तो आज की ये क्लास आपके लिए कैसी रही, कैसा लगा आपको? मजा आया या नहीं आया? अगर जैसी भी क्लास लगी हो आप हमें जरूर अपने कमेंट्स लिख करके हमें जरूर भेजिएगा। आपके एक कमेंट से, आपके इस छोटे से कमेंट से, आपके इस छोटे से प्यार से हमें बहुत ही मनोबल मिलता है। तो इसलिए आप हमारे मनोबल को बढ़ाएं। हम आपके लिए डेली 8:15 पर लाइव क्लास लेकर के आएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए और पीसीएस की एग्जाम्स परीक्षाओं के लिए। साथ ही साथ आप आरओ एआरओ की, जीएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहां पर हमें एकेडमी की क्लासेस भी पढ़ाते हैं, और हमारी एक अलग से यूट्यूब चैनल है मिशन शिक्षा, जिस पर हम वनडे क्लासेस को इस समय शुरुआत कर रखे हैं। तो आप वहां पर भी आकर के हमसे पढ़ सकते हैं। चलिए, और कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप हमें निश्चित रूप से अपने कमेंट हमें जरूर बताइएगा। अपने जवाब, अपने जो जो भी आपके मन में प्रश्न हो, डाउट्स हो, वो आप हमें जरूर भेजिए। आपके साथ हम आप सदैव रहेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के साथ साथ हम यहाँ पर एडवांस भी आपको कवर कराते चल रहे हैं, ताकि आप रहें सबसे आगे हिट और फिट। मिलते हैं अगली क्लास में, और हम जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं एक टेस्ट सीरीज, ताकि आपको सबसे आगे रख सकें ये शिक्षा यस यूट्यूब चैनल। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते वीडियोस को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियोस को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।